हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। पीटीआई रहनुमाओं को 9 मई केसेस में सजाएं मिलने का सिलसिला अब भी जारी। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कंवल शौजेब और अशरफ सोना को 10-10 साल कैद की सजा। शाह महमूद कुरैशी के बाद इनके बेटे जैन कुरैशी को भी क्लीन चिट मिल गई। फवाद चौधरी भी बरी हो गए। दूसरी तरफ हमाद अजहर लाहौर जिमनी इलेक्शन में दस्तबरदार हो गए, भांजे को नामजद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का भी ओहदा छोड़ने का ऐलान। इन तमाम सियासी मामलात पर आज के प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा 13 साल बाद पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार का बांग्लादेश का अहम दौरा, बांग्लादेश के एडवाइजर मोहम्मद यूनुस समेत अहम सियासी लीडरों से मुलाकातें, कई मुआहदों पर पेशरफ्त। इस अहम दौरे की भी हम तफसीलात डिस्कस करेंगे आज के शो में। इसके अलावा कौमी असम्बली निचकारी कमेटी में PIA की निचकारी में फौजी फर्टिलाइजर्स के हिस्सा लेने पर अरकान कमेटी के खदशात, सवालात उठा दिए। अगर किसी कंपनी ने एतराज किया तो इसे शफाफ तरीके से देखेंगे। कमेटी अरकान को यकीन दहानी करा दी गई। दूसरी तरफ मोबाइल सर्विस फराहम करने वाली कंपनी की जानिब से 6.5 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाने का सेनेट IT कमेटी में इंकशाफ। असल हकीकत क्या है? सिर्फ यूफोन ही नुकसान में क्यों जा रही है? कराची की एक बड़ी कारोबारी शख्सियत ने 13 बरसों से स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं होने दी। कमेटी को नाम बताने से अफसरान घबराने लगे। मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस पर भी अरकान कमेटी ने सवालात उठा दिए। कमेटी इजलासों की मुकम्मल तफसीलात हम जानेंगे आज रऊफ क्लासरा की ज़बानी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज बड़ी अहम खबर आई है। PTI के रहनुमाओं को 9 मई के हवाले से एक और केस में जो है वो उनकी मरकजी क़यादत को 10-10 साल की सज़ा हुई है, जिसमें उमर अयूब शामिल हैं, शिबली फराज, जरताज गुल, कंवल शौजेब भी इसमें शामिल है और पहले भी एक केस में उनको सजाएं हो चुकी हैं 10-10 साल की। जी, ये बड़ा अब तो कोई खैर खबर नहीं रहेगी। रोजाना की बुनियादों पर कोई ना कोई हम देख रहे हैं PTI के किसी लीडर को या नए लीडरों को सजाएं होना शुरू हो गई हैं। और अब की दफ़ा तो मोस्टली नाम देखें तो वही लोग हैं जिन ऑलरेडी जिनको पहले सजा हुई थी। मेरा ख्याल मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ केसेज हैं और इन पर इल्ज़ाम एक ही है इन तमाम लोगों पे कि आपने इमरान खान साहब के साथ मिल के एक साजिश तैयार की थी। इसलिए बहुत से लोग जब ये पूछते हैं जनाब फैसलाबाद में जो उनके ये राना सनाउल्लाह साहब के घर की आग लगाते वक्त तो तीनों चारों मौजूद नहीं थे, फिर इनको सजाएं क्यों देंगे? तो वो जो इसका प्रोसिक्यूशन जो इसका जवाब देती है घड़ घड़ा के दें या जैसे भी दें, वो ये कहते हैं जनाब कि इनको उसमें अबेटमेंट में या इनको उसमें साजिश में शरीक थे, तो लिहाजा इन्होंने लोगों को उकसाया है, तो उकसाने पे हमने सजाएं दी। हालांकि वो कहने वाले ये भी कहते हैं कि यहाँ पे इस मुल्क में आपको पता है कि जब ये स्टेट जो है रियासत इस तरह की उस पर चीज़ों पे आती है, उकसाने के नाम पे तो कहने के नाम पे तो भुट्टो साहब जैसे बंदे को फांसी लगा दी थी उन्होंने, उन पर भी दफ़ा 109 लगी थी। भुट्टो साहब का खुद तो उन पर नहीं था ना कि उन्होंने गोली चलाई है, लेकिन यही था कि उन्हीं के आर्डर से और उन्होंने जाके इनसे वो किया था, ये मतलब उन्होंने ये अप्रूवल दी थी या साजिश की थी 109 दफ़ा। अगरचे उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उस पर वो कर चुकी है कि उसको कि गलत फैसला था, अदालती मर्डर कहा जाता है और उसको ये भी कहा गया था कि इंदा के केसेस में उसको कोर्ट भी नहीं किया जा सकता, उसको ये प्रेसिडेंट को, लेकिन उसको कोर्ट करें ना करें, लेकिन 19-20 मिलते जुलते ये सजाएं जो हैं ये उसी तरीके से ही हो रही हैं जो भुट्टो साहब को वो उस वक्त दी गई थी। उन्होंने साजिश की, कंस्पिरेसी की और उन्होंने नवाब कसूरी साहब जो है ना उनको गोली मरवा दी थी, जिसकी वजह से जो भी हुआ। एक तो ये साइड है जो खान साहब के लिए मेरा ख्याल है उनकी पार्टी के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। एक और साइड है उनके अपने जो भांजे, 2 भांजे जो अब तक मतलब मोस्टली लोगों को तो पता ही नहीं था, टू बी फेयर मतलब मेजॉरिटी को नहीं पता था कि अलीमा खान साहबा के भी 2 मतलब उनके बेटे हैं, यंग हैं, बल्कि शादीशुदा हैं, उनके भी आगे बच्चे हैं। मोस्टली लोगों के लिए मेरा ख्याल है ये नई खबर होगी, ये अक्सरियत को नहीं पता था क्योंकि ये बच्चे हमें कभी नज़र नहीं आए थे पॉलिटिक्स में। जितने हसन नियाजी साहब एक्टिव नज़र आते थे सियासत में, खान साहब के साथ पार्टी अफेयर्स में, जलसे जुलूस, मुकदमे, वकालत, तो बल्कि मुझे याद है, आपको भी याद आ जाएगा, हफीज और न्याजी साहब हमारे साथ थे एक दफ़ा शो में, तो मैंने उनसे भी पूछ लिया था मैं कि क्या वजह खान साहब के कोई और भांजे कोई नहीं है, कोई और अजीज नहीं है कि हर दफ़ा ये आपके हसन नियाजी साहब की बात होती है। तो आपको याद होगा मैंने पूछा था उनसे, तो अब वो बच्चे सामने आ रहे हैं, उनका भी पता चल रहा है कि वो क्या है, कैसे है, क्या कुछ करते हैं। अब मतलब खान साहब पे ये उस पर यकीनी तौर पर दबाव होगा कि पहले हसन नियाजी का एक बहन का बेटा जेल में 10 साल उसको सजा हुई है, अब एक और बहन के 2 बेटे चले गए, सो 3 भांजों का मुझे मतलब इस बात का एहसास है कि एज ए बीइंग ए मामू आप पे दबाव आता है कि आपके फैसलों की वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से, व्हाटएवर आपके भांजे भी उसमें आगे 3 भांजे अब उसमें फ्रेम हो गए, को सजा हो चुकी है। ये दूसरा खान साहब पे बर्डन है जो उन पे
एक दबाव होगा, साइकोलॉजिकल भी होगा, पर्सनल भी होगा। तीसरा एक और उन पे आ रहा है, बर्डन आ रहा है, वो ये है कि जनाब की इस पार्टी के अंदर जो है तो ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई खान साहब के फैसलों के खिलाफ, बहुत सारी। मसलन एक बात बताऊं मैं आपको, और ख़ुद खान साहब जो हैं उनसे भी फैसले जो हैं पूरे कोई कंसिस्टेंसी के साथ नहीं हो पा रहे। पहले फैसला हुआ था कि हम ये ज़िमनी इलेक्शन जो है ना इसमें हम शिरकत नहीं करेंगे, और अलीमा खान साहबा ने भी कहा था, उनका क्लिप आया था जनाब के इमरान खान साहब कहते हैं कि जो लोग पार्टी में खड़े रहे हैं, उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं या बाकी लोग जिनको भी डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, इनकी जगहों पे हम बाकी लोगों को हम वो नहीं करेंगे, उनको टिकटें नहीं देंगे, ताकि इनके साथ हमारी सॉलिडारिटी भी रहे, इनका हल्का भी महफूज रहे। ये ना हो कि कल को आप कुछ और लोगों को ले आए जो इनकी सीटों पे इलेक्शन जीत जाएं पीटीए के टिकट पे, और अगर कोई इलेक्शन हो कोई 3-4 साल बाद और फिर ये उमर अयूब को या बाकियों को टिकट देने की कोशिश करें, जो मौजूदा एमएनए होंगे वो कहें नहीं भाई साहब हम भी तो जीते हैं, हम क्यों टिकट दें, रोले पड़ जाएंगे, लिहाजा इस सीट को खाली रखना चाहिए, चाहे बेशक हुकूमत के लोग आते हैं आ जाएं। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी। दूसरी ये थी कि हम इनको मैसेज जाना चाहिए कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके साथ ज्यादती हो रही है, आप अदालतों के जरिए वापस आने की कोशिश करें। वो फैसला रिवर्स हुआ और फिर खान साहब ने वो किया, उन्होंने पोजीशन लीडर भी उन्होंने मुकर्रर कर दिए या नाम दे दिए भी, आजम स्वाति साहब का और महमूद खान चकजई साहब के भी दे दिए, जिसके पार्टी के अंदर थोड़ी रिजेंटमेंट है। बल्कि पहली दफा जो मेरी इतला है कि इनकी पिछले लास्ट वीक जो हुई है इनकी कोर कमेटी के हैं या जिसमें 26-27 के करीब लोग हैं, पॉलिटिकल कमेटी थी आई थिंक, ये पॉलिटिकल कमेटी, सॉरी एक तो मतलब कमेटी भी बहुत सारी, एक पार्लिमानी कमेटी होती है, कोर कमेटी होती है, एक फिर में पॉलिटिकल कमेटी होती है, बहुत सारी बन जाती हैं। हालांकि एक पार्लिमानी कमेटी में तो और कोर कमेटी का मुझे नहीं समझ आती कि कोर कमेटी क्या है। मतलब पार्लिमानी कमेटी तो समझ में आती है कि आपके पूरे जितने आपके एमएनए सेनेटर्स हैं उनकी पार्टी है, एक फिर आपकी कोर कमेटी चले बहुत करीबी लोग, फिर आप बता रहे हैं पॉलिटिकल कमेटी भी। बहरहाल अगेन आई गेट कंफ्यूज के इसमें एक तर्जमानों की भी कमेटी होती होगी। बल्कि मुझे याद पड़ा जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो दिन में कोई 10-15 मीटिंग्स हो रही होती थी, किसी बात कोई वजीर इसमें हो रही, वजीर आजम हाउस में हो रही है, कैबिनेट की हो रही है, फिर कैबिनेट के अंदर एक और मीटिंग हो रही है, किचन कैबिनेट की हो रही है, फिर पता चलता है जनाब यहाँ पे मीटिंग खत्म हो गई 4-5 बजे, अब बाकी मीटिंग जो है वो बनी गाला में होगी। सो वो सुबह से शाम तक ये मीटिंग चलती रहती थी, हमने देखी और रिपोर्ट की। अब तर्जमानों की मीटिंग हो रही है, अब तर्जमानों के अंदर के जो बड़े करीब लोग हैं उनकी मीटिंग हो रही है। अब जो आपके वो हैं सोशल मीडिया की टीम है, अब उनसे मुलाकातें हो रही हैं, अब व्लॉगर से हो रही हैं, अब यूट्यूबर से हो रही हैं, ब्लॉगर से, इसी तरह चलता रहता था। अब भी वही है। खैर उसमें जो मेरी खबर है कि कुछ लोगों ने इतराज़ात उठाए हैं और खान साहब के जो फैसले थे पहली दफ़ा उन पर आवाज़ें उठना शुरू हो गई पार्टी के अंदर से कि जनाब कि ये जो मतलब इस तरह के मामलात हैं ये पार्टी के अंदर चलाए जा रहे हैं, इस तरह नहीं चलने चाहिए। ये आपके चौथे खान साहब का है कि पार्टी के अंदर लोग अब आवाज़ें उठा रहे हैं। पांचवी एक और भी है जिस पे बात नहीं हो रही, पीटीआई खामोश है कि ये जो इनके बेटे गिरफ्तार हुए ये क्लू किसने दिया था। मतलब अलीमा खान साहब के बच्चों के हवाले से पहली दफ़ा बातें किसने करना शुरू की थी? ये बातें करना शुरू की थी, हमने याद है शेर अफजल मरवत साहब ने पहले की थी, पॉइंट आउट की थी, और उन्होंने कहा जनाब कि अलीमा खान साहब के अपने बच्चे जो हैं वो तो लंदन भेज दिए आपने एजुटेशन से पहले, लोगों के बच्चे आप लेकर आ गए सड़कों से। अगर उसमें हमें चले मान लिया कि उस शेर अफजल मरवत साहब जो मैवरिक हैं, पार्टी के बागी हैं, पार्टी के साथ रिवोल्ट में हैं, उनको चलो हम मानते हैं कि उन पर भी अलीमा खान साहब ने बातें की थी, उन्होंने भी उनका जवाब दिया था, एक लड़ाई की शक्ल में उन्होंने कह दिया, वो तो बात ठीक है, चलो समझ में आती है कि उन्होंने उन पे बात की, उन्होंने बदला लिया कि आपके बच्चे भी तो बाहर चले। हसन नियाजी को 10 साल सजा है। एक और अहम चीज है जिसपे खामोशी है, पूरी पीटीआई खामोश है, कोई नहीं बात कर रहा। हम बात करें तो हमें 8-10 दफा हमें बुरा भला कह देते हैं, हमारी ट्रोलिंग कर ली जाती है, लेकिन जहां पे मसला है ना वहां नहीं की जाती। अच्छा, ये जो लड़ाई हुई थी, ये जो कैंप चल रहे थे बुशरा साहिबा वर्सेस अलीमा खान साहिबा, और दोनों साइड्स ने एक साइड पे, क्योंकि उनके अपने अपने लोग थे पार्टी के अंदर, कुछ लोग अलीमा खान साहबा को फॉलो कर रहे थे कि जनाब ये इमरान खान साहब की बहनें मिलती हैं, बाहर आती हैं, मीडिया को एंगेज करती हैं, आते जाते लोगों को हर एक के बारे में कॉमेंट भी करते थे, सख्त कॉमेंट भी करती थी और बड़ा उस पर रिएक्शन भी आता था, लेकिन चुप रहते थे। इमरान खान साहब की बहन है, झाड़ पे ला देती थी, आते जाते थे, मतलब जबानी, लेकिन वो करती थी, बहुत सारी सख्त बातें भी कहती थी, हर एक को कहती थी। बिल्कुल। सो एक वो कैंप था, दूसरी साइड पे बुशरा साहिबा का कैंप था, उनके आपस में कब्जा का मसला था कि जनाब अलीमा खान साहिबा ये पार्टी के सही इमरान खान साहब की जानशीन है या बुशरा साहिबा जानशीन है, सो ये भी नशीन है या बुशरा साहिबा जानशीन है, सो ये भी एक मसला चल रहा था। एक स्टेज पे दोनों साइड्स ने कहा,
जो बुशरा साहबा के और इनके कैंप थे, वो उसने जॉर्ज बुश ने कहा था ना कि इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, देयर आर नो न्यूट्रल ग्राउंड्स, अब आप ये मजीद न्यूट्रल नहीं खेल सकते, या अलीमा खान साहबा के साथ खड़े होने हैं तो या आपने बुशरा साहबा के साथ खड़े होने हैं। तो उसी वक्त आपको याद होगा ये मिशाइल, ये यूसुफजई साहबा जो हैं, इन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे। हाँ जी, बिल्कुल। इनको जब सेनेट का टिकट मिला तो उस पर मेरा ख्याल है कोई उन्होंने अगेन ये होगा बुश सारी अलीमा खान साहब ने एतराज किया, उसने कहा इनको कैसे मिल गया, ये सेनेटर, ये सेनेटर, मतलब ये सेनेटर, अब वो सेनेटर को टिकट देने वाले वो इमरान खान साहब, अब ये भी उनको अलीमा खान साहब को बुरा लगा होगा कि जनाब के ये इनको टिकट दे दे, मुझे पता भी नहीं है। सो वो चाहती थी कि मुझे पता होना चाहिए। इमरान खान साहब उनको पार्टी फैसलों तक नहीं आने देना चाह रहे थे, बहन को वहां तक तो ठीक है जो रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं चाह रहे थे कि अब आप मुझे डिक्टेट भी कराएंगी कि मैं किसको टिकट दूं और किसको टिकट ना दूं। अच्छा, ये जो है ये समझी जाती है उनके कैंप की, बुशरा साहबा के कैंप के मिशाल साहबा जो है, सो वहां से उनको टिकट लेके दिया बुशरा साहबा ने। उनको जब ये पता चल गया कि टिकट मुझे इमरान खान साहब ने, बुशरा साहबा ने मुझे दिलवा के दिया है, तो उन्होंने फिर अलीमा खान साहब पे खुल के अटैक किया। उन्होंने कहा आप जो हमें बातें कर रही हैं कि ना फलां नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं है, जो उसमें होती थी उन्होंने -1 कर दिया। तो आपका बेटा किधर है, जिस पे उन्होंने बात कहा था कि आपका बेटा किधर है, जिसको उन्होंने उसकी बात को आगे बढ़ाया, जो शेर अफजल की बात थी। तो ये उसके बाद जब अलीमा खान साहबा से बात हुई जी, वो तो ये कह रही हैं, क्या नाम है, मशाल ये कह रही है कि आपका बेटा किधर है, उसमें भी केस था, तो उसको किसने जाने दिया, ECL का नाम, ब्लॉक लिस्ट, बुला बुला। तो उन्होंने कहा कि हमारे तो फैमिली के 2 लोग जेल में, मतलब इमरान खान और हसान नियाजी जेल में है, तो आप भी जरा जेल आके देख लें। उन्होंने मिशाल को मैसेज भेजा नोएंगली के वो उनके कैंप किया, और ये उसके बाद की बात है जब उनको सेनेट का टिकट दे चुके थे। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने इमरान खान साहब से और अलीमा खान साहब ने ऐसे एजिटेशन की या नहीं की, आपने क्यों टिकट दिया, कैसे टिकट दिया। सो जनाब इसमें वो कहते हैं कोई शहर के लोग भी जालिम सान, कोई सानू मरने का शौक हुई सी, मान लिया कुछ एस्टेब्लिशमेंट भी जालिम है, कोई जनशा भी होंगी, हुकूमत भी है, सारे कुछ है जिन्होंने गिरफ्तारियां डाली हैं कि अलीमा खान साहब को हमने वो करना है, आती हैं, बात करती हैं, वो डिफेंस शो करती हैं, और वो थोड़ी एग्रेसिव अप्रोच है उनकी। अच्छा, वो थी भी चलें जी, उनको आप वो करना चाहते, सबक सिखाना चाहते सपोजली, इसलिए अगर इससे ज्यादा तकलीफ तो किसी माँ को नहीं हो सकती कि उसके 2 जवान बच्चों को घर से जाके आप उठा के मार पीट करके उठा लें। अगेन इससे तो बड़ी, लेकिन वो कहते हैं ना थोड़ी सी कोई अकाउंटेबिलिटी आप भी तो करें। ये इनको मतलब 2 सालों बाद ये किसने उनका, अलीमा खान साहब के घर का रास्ता किसने दिखाया कि 2 बच्चे यहाँ भी रहते हैं जिनको आपने पकड़ना है। तो वो अगर वो कहते तीर, एक है ना कि पूरे कोई उसमें शेर गलत हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, तीर खा के जो है ना कि मुड़ कर देखा कोई कमीदगाह की तरफ, तो अपने दोस्तों से मुलाकात होगी, कोई इस तरह का है कोई, तो ये जो तीर खाया इन्होंने इमरान खान साहब की फैमिली ने, तो मुड़ कर देखेंगे तो अपने ही दोस्त हैं जनाब। अच्छा, मतलब अगर मिशाल यूसुफजई साहबा जो है सेनेटर है आपकी, इमरान खान साहब ने उनको टिकट दिया, बुशरा साहब ने लेके दिया, उन्होंने इनका कहा है अलीमा खान साहबा के बच्चों का कि इनको क्यों नहीं पकड़े, इन पे क्यों केस नहीं हो रहे, सिर्फ हसान नियाजी पे क्यों है, ये भी 9 मई में थे। और वो शेरशाह जिनके बारे में बात हो रही है वो तो आते जाते रहते हैं, तो वो इतने अरसे से तो वो उनको पकड़ा भी नहीं गया। शेरशाह पे कुछ और इल्जाम लग रहा है शायद। ये मरवत साहब ने भी, मैं बता दूं, कुछ उन्होंने भी कहा है कि इनके बेटे जो हैं वो कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स, कोई हैंडल्स जो हैं वो चला रहे थे, और इसलिए जो है वो ये सब हुआ है। आई डोंट नो इसके क्या प्रूफ्स हैं, क्या है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है ना, हम इस वक्त पोजीशन में है कि हम कोई बात कर सके, हम तो रिपोर्ट ही कर रहे हैं ना, उसी पे ही हम बात कर रहे हैं। तो ये चीजें सामने जब प्रोसिक्यूशन सामने लाएगी तो पता चलेगा। लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है ना कि 8-8 दिन के या 10-10 दिन के रिमांड दिए गए, इट मींस के एस्टेब्लिशमेंट जो भी फोर्सेस पीछे खड़ी है वो बड़ी इस मामले 0 टॉलरेंस पे जा रही है। मतलब 2 दिन होते हैं, 1 दिन होता है, 3 दिन होते हैं, 8-8 10-10 दिन का मतलब है कि आपका खासा इस दफा को गुस्सा ज्यादा है। लेकिन बात वही है, अलीमा खान साहबा को अगर किसी से शिकायत करनी चाहिए ना, तो वो मिशाल यूसुफजई साहबा से करनी चाहिए कि आपने मेरे बेटों का नाम लिख के ट्वीट किए और आपने एजेंसीज को, लोगों को रास्ता दिखाया। मैं तो जानते नहीं था कि जनाब अलीमा खान साहब, टू बी फेयर मेरी आप लाइल्मी कहें, जहालत कहें कि उनके माशाल्लाह जवान और इतने अच्छे प्यारे बच्चे भी हैं, आई डिडंट नो दैट। ये मेरी नाअहली होगी या उनकी है कि वो कभी हमें नजर नहीं है सियासत में, जैसे मोहम्मद हसन नजर नहीं आता था। तो इनका रास्ता तो दिखाया है मिशाइल यूसुफजई साहबा ने। और वो मिशाइल यूसुफजई जब रास्ता दिखा रही थी तो शी वाज सेइंग थैंक यू टू इमरान खान कि उन्होंने मुझे सेनेटर बनाया व्हाइल शी वाज डूइंग दिस। तो जनाब अलीमा खान साहबा को अपने भाई से शिकायत करनी चाहिए कि जनाब आपने एक ऐसी उसको सेनेटर बनाया जो मेरे बच्चों का जो नाम दे रही थी, बुशरा साहबा के कहने पे आपने उनको टिकट दिया, उन्होंने ओपनली खले उन्होंने खुलकर इनकी बात की है। सो खान साहब इस वक्त जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट, एजेंसियों, पुलिस,
थाना कचहरी या हुकूमत इन तमाम के हाथों वो इस वक्त वो घेरे में है या उनको मसले आ रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर, जैसे मैंने कहा वहाँ प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि जब से वकील हैं इनकी पार्टी में, मादरत के साथ बड़े ताकतवर लोग हैं, कुछ मेरे उसमें दोस्त भी हैं, जब से ये पार्टी वकीलों के हाथ चढ़ी है ना, ये पार्टी फिर उसके बाद संभल नहीं सकी। उसकी एक और वजह भी है, मेन जो उसकी रीजन मुझे समझ आती है कि खान साहब जो है इनकी पार्टी में सबसे ज्यादा इस वक्त वकील तगड़े वकील हैं जो दूसरी पार्टी से हैं, उनकी आपस में भी नहीं बनती। बाहर की पार्टी, वो बाहर की पॉलिटिक्स भी करते हैं और बड़ी डेडली पॉलिटिक्स करते हैं। उनके अपने ग्रुप्स हैं, मसलन इसमें हामिद खान साहब का अपना ग्रुप है, लतीफ खोसे साहब का अपना ग्रुप है, बाबर रहमान साहब का अपना है, शोएब शाहीन साहब का अपना है, सलमान अकरम राजा साहब का अपना है, अली जफर साहब का अपना है, फिर मरवा साहब ऐड हो गए, फिर बाद में पंजोता साहब, और लंबा एक लिस्ट है। वो आपने इतने बड़े शेयर एक उसमें इकट्ठे कर लिए अरीना में, तो इनको संभालना कोई सौखा काम तो नहीं था। ये तो वहां भी लड़ते हैं, उसमें अपने इलेक्शन में लड़ते हैं, सो आपस में उनके रेवलरीज हैं। ऊपर से ये फवाद चौधरी साहब भी थे, फिर ये हमारे दोस्त हो गए फैसल चौधरी साहब के भी आज आपने ट्वीट्स देख रहे होंगे जो उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब को उन्होंने 2-4 आते जा रहे उन्होंने किए। आपने इतने सारे वकील इकट्ठे कर लिए कि मुफ्त में कैसे लड़ेंगे, फीसें नहीं देनी पड़ेंगी और ये शायद सीटें निकाल लेंगे और इनको कोई एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कहेगी। तो भाई साहब आपकी पार्टी का सबसे बड़ा क्राइसिस मैं समझता हूँ, इतने बड़े बड़े बिग नेम्स आप लेकर आए हैं जिनकी आपस में रेवलरीज थी और आज की नहीं है, पहले की नोन है, तो उन्होंने तो फिर पार्टी का बाज हशर नशर होगा। अच्छा ये लोग क्योंकि पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकली सोचते नहीं है, सो वो तो सिर्फ वहां पर देखते हैं। तीसरा ये है कि ये लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं है, लोग निकाल नहीं सकते बिकॉज दे आर नॉट सियासी पीपल, उनका कसूर भी नहीं है। लोगों को खिलाना पिलाना खर्च करना लॉजिस्टिक पे आगे मतलब वो कीमे वाला नान जो उनको ताने देते थे उसको को नवाज लीग को, ये तो किसी को कुछ नहीं खिलाते। ये जो हमारे वकील भाई हैं ये तो बल्कि उल्टा सायल आया हो तो उसी को चाय पानी या मुंशियाना वगैरह उनको देना पड़ता है, भाई साहब दें। सो दे आर नॉट यूज्ड टू, ऊपर से वो नहीं है इनका सियासी माइंड ही नहीं है ना। आप कुछ भी कह लें जी वजीर रहे वो रहे होंगे, गवर्नर रहे अटॉर्नी रहे होंगे, सियासतदान खर्च करना जानते हैं, वो रोकड़ा खर्च करते हैं सियासी वर्कर पे, ये नहीं खर्च करते। ऊपर से एहतजाज हसन साहब भी मिले हुए थे इस टाइम पे, उनकी अपनी रेवलरीज थी। मैं जाती तौर पर जानता हूं, मैं नहीं कहना चाहता, कुछ मेरे दोस्त हैं कि आपस में इनकी कितनी दुश्मनियां हैं। सो खान साहब की पार्टी को बेड़ा घर करने में कुछ इधर भी थोड़ा सा है कि आपस में लड़ाओ बेड़ाओ, मतलब एक दूसरे पे बयानात हो रहे हैं सियासी बंदे, तो बच नहीं गए। तो पार्टी को कोई फायदा तो नहीं दे सके ना, खान साहब को कोई आसानी ला सके उनके लिए, ना पार्टी को यूनाइट कर सके पार्टी को, उनका काम ही नहीं था। ये वकील का काम कब से हो गया यूनाइट करना, सहाफी का काम कब से हो गया उसने कंसेंसस डेवलप करना है। ये सियासतदान करते हैं, वो सियासी रास्ते निकालते हैं। खान साहब को मुफ्त के वो वकील चाहिए थे जो उनके केसेस लड़े हैं। तो फिर सही ये सलमान अकरम राजा ने सही किया है जो आज उन्होंने कहा नहीं है कि मैं पैसे नहीं लेता, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने स्पेशली मेंशन किया सलमान अकरम राजा साहब ने, उन्होंने जो कहा उन्होंने मैं तो पैसे नहीं लेता, तो वो याद दिला रहे थे खान साहब को उनकी पार्टी को, भाई साहब मेरा तो करोड़ों का बिजनेस है। और ठीक है वो वकील है, उनका राइट बनता है, फीसें लें, बड़े वकील है, बड़ा नाम है, उन्होंने पनामा में वकील थे, बहुत सारी उन्होंने फीसें ली व्हिच ही डिजर्व्स राइटली, इसमें कोई शक नहीं, काबिल वकील है। सो जो हामिद खान भी इनसे फीस नहीं लेता, लतीफ खोसा साहब भी नहीं लेते होंगे, बाबर रहमान साहब भी नहीं लेते, और भी बहुत से नाम ले सकता हूं मैं। सो जब आप उनसे फीसें नहीं ले, अच्छा ये समझते हैं हमने आपको एमएनए बना दिया, हमने आपको सेनेटर बना दिया, वहां से 7-8 लाख रुपए जो आपको मिल रहा है जो आपको पार्क्स पे, उसी को समझे। इसी तरीके से अच्छा दीगर पार्टीज भी यही करते हैं, वो कहते हैं वकील को एक टिकट दे के सेनेटर बना के इनको हमारा बैग भी उठाए, हमारे केस भी लड़े। ये सारी पार्टीज करती हैं, पीपल्स पार्टी ने किया, जरदारी साहब ने किया, नवाज शरीफ साहब ने, सब ने किया कि जो काबिल वकील है ना उनको अपनी पार्टी में शामिल करके जिनको करोड़ों की फीसें देनी पड़ती हैं अदरवाइज, उनको एक सेनेटर बना के और साथ में एमएनए बना के जी या मुशीर लगा के मुफ्त कैसे लड़ो, ये सारी पार्टीज करती हैं। तो ये सलमान अकरम राजा साहब ने ठीक फैसला किया या नहीं आपके ख्याल में? बेजार होके जो है वो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से जाना चाह रहे हैं या वाकई वो गिल्टी फील कर रहे हैं कि 9 मई की केसेस में इतनी सजाएं हो गई हैं, तो मैं तो इसमें सलमान अकरम राजा साहब को तो कोई कसूर नहीं है, अगर सजाएं हो रही हैं या हुई हैं, वो भी अपने आप की तरह, उनका काम था, एक वकील का काम होता है कि वो जाए वकील केस लड़े अपना, उसे फैसला लेके तो नहीं देना होता ना। ये मेरा ख्याल उनका कहना है जी मैं नाकाम हो गया हूं, मैं उनको नहीं बचा सका। आई डोंट से दैट कि इसमें कोई सलमान अकरम राजा साहब का कसूर है, वो तो साफ ज़रा हम समझ रहे हैं जो हालात हैं, जिस तरह के दबाव हैं, जिस तरह के प्रॉब्लम है, जिस तरह में पाकिस्तान का सिस्टम चलता है, वी ऑल नो दैट। सो उनका ये कहना कि मैं नहीं बचा सका या मैं ये नहीं कर सका, आई वॉन्ट ब्लेम, काबिल वकील है सलमान अकरम राजा साहब, काबिल वकील, कोई शक नहीं है, लेकिन वो खुद को अपने आप को पोलिट ब्यूरो का सेक्रेटरी जनरल समझ बैठे थे, गोरबाचोव की तरह का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया का, जो वहां पे थी ना, जो मतलब सेक्रेटरी जनरल की पावर्स होती हैं, बड़ी मतलब है उसमें रशिया में जो थी या रूस में जो यूएसएसआर में जो सेक्रेटरी जनरल था उनकी पार्टी का, तो खुद को वो समझ बैठे थे, जो कि पाकिस्तान में नहीं था, सारे उनके खिलाफ हो गए, हर बंदे से उनकी लड़ाई, कोई एक बंदा भी नहीं बच गया जिसके साथ उनकी लड़ाई ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो। सीम्स लाइक प्रेशर जो है वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें वो भी डिस्कस करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ मजीद इशूज़ हैं, उस पर बात कर लेते हैं। कौमी असम्बली निजकारी कमेटी का इजलास हुआ, जहां पे PIA की निजकारी के हवाले से भी बात हुई। इसके अलावा सेनेट की IT कमेटी का भी इजलास था, उसकी भी डिटेल्स जो हैं वो हम जानते हैं क्लास्टर साहब से कि क्या क्या डिस्कशन जो है वो हुई वहाँ पे, क्योंकि ये वहाँ पे मौजूद थे। और PIA की निजकारी के हवाले से बात हुई। इसके अलावा IT कमेटी जो है उसमें भी कुछ मामला जो है उठाए गए। क्लास्टर साहब, क्या तफसीलात जो हैं वो आपके पास हैं इन दोनों कमेटीज़ के हवाले से? जी, आज वैसे तो बहुत सारी कमेटीज के इजलास थे, 7-8 कमेटीज के इजलास थे तो लेकिन मैं ही 2-3 में जा सका क्योंकि उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, 1-2 मिस भी हो गई, बड़ी अहम थी जहाँ मुझे जाना चाहिए था, लेकिन क्या करते फिर मैंने पिक एंड चूज किया। एक तो जो ये पहली कमेटी जिसमें मैं गया हूँ, स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन, जिसकी ये पलवशा खान साहिबा जो है वो इसकी चेयरपर्सन है। उसका एजेंडा बड़ा ज़बरदस्त है और भी बहुत सारे माशाल्लाह वैसे इतनी अच्छी तकरीरें करते हैं, सब कुछ करते हैं। PTA के दोस्त भी थे, उनका नाम कोई नहीं बताने को तैयार था। पता सबको था कि किन की बात हो रही। ये चला कि पिछले 13 साल से स्पेक्ट्रम, जिसका स्पीड से बड़ा ताल्लुक है, आपके इंटरनेट स्पीड से, स्पेक्ट्रम की आपकी ऑक्शन होती है। आखिरी दफा जो ऑक्शन हुई थी 2013 में हुई थी। अच्छा, सो आपके जनाब ऑलमोस्ट कुछ 13 साल होने वाले हैं, उसके बाद ऑक्शन नहीं हुई। जरा मुल्क को तरक्की देखें जो IT की तरफ हम जा रहे हैं। तो इस पे उन्होंने सेनेटर्स ने रोला डाला, भी खुदा का खौफ करे 13 साल से क्यों नहीं है। जो वहां पे वो जनरल साहब आते हैं, PTA के चेयरमैन जो है, तो पता ये चला जनाब कि ये जो ये पीछे ना कराची के एक बिजनेसमैन है, एक बड़े तगड़े से रियल स्टेट के हैं, उनका एक TV चैनल है, उसमें लिखा भी हुआ था या उसको वो स्पॉन्सर करते हैं व्हाटएवर। तो उन्होंने कहा TV चैनल जो है, उन्होंने जाकर वहां पे अदालतों से स्टे लिए हुए हैं और 13 साल से स्टे भी चल रहे हैं। कभी वो सिंध हाई कोर्ट से ले लेते हैं, कभी वो इस्लामाबाद से ले लेते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, कभी लोअर कोर्ट्स में चले जाते हैं। 13 साल से ये काम चल रहा है। अच्छा। तो किसी ने पूछा भी उनका नाम क्या है? नाम बताए, नाम कोई ना बताए, वो जी आप बताएं, वो बताएं, फलां बताएं। हालांकि उसमें मिनिस्ट्री ऑफ उसके सेक्रेटरी भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी भी बैठे थे। वहां पे आपके PTA के चेयरमैन साहब भी बैठे हुए थे, वो जो जनरल साहब हैं, और भी लोग बैठे हुए थे। कोई बताने को तैयार ही ना हो गए। नाम कौन बताए? सेनेटर्स भी कहें बताएं भी किसको फोन करें जी, पमरा से पूछो, फलां से पूछें, TV चैनल का क्योंकि हिसाब है पीछे सारी चीजें। डर के मारे नाम कोई ना ले। अच्छा, कि ये कौन साहब हैं जिनके जरिए जो ऑक्शन नहीं होने दे रहे, ऑक्शन नहीं हो रहे, अदालतों के जरिए अदालतों में चले जाते हैं। अच्छा, वहां से स्टे ले लेते हैं या वहाँ प्रोसीडिंग चल रही है 13 साल से भी, कि स्पीड जो है वो नहीं बढ़ पा रही। तो उसी पे कोई रोला है, कुछ स्पेक्ट्रम का कुछ उन्होंने लिया होगा, उन्होंने तो उन्होंने स्टे लिया होगा, आप इसकी ऑक्शन मजीद नहीं करेंगे, पहले हमारे साथ मामला जो है ना वो तय करें। अच्छा, अब नाम कोई ना बताए। अच्छा, ये मुझे फील हुआ कि नाम का सबको पता है लेकिन कोई नाम लेना नहीं चाह रहा सेनेटर जो है। अच्छा, इस पर एक सहाफी हैं, कबल अब्बास साहब हैं, उन्होंने कहा भाई साहब आप इतने डरे बैठे, उन्होंने तो नहीं कहा वैसे, इतने डरे बैठे हैं तो मैं बता देता हूँ कौन है जिनका नाम कोई नहीं ले पा रहा। यहाँ 50-60 बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सेनेटर्स बैठे हैं, PTA बैठा है, चेयरमैन साहब, जनरल साहब और सेक्रेटरी, उनके फेडरल सेक्रेटरीज बैठे हैं। उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा जनाब कि ये जो सारे चीजें केसेस जो हैं, इसमें AKD साहब हैं या करीम डैडी साहब जो हैं, अच्छा, तो उन्होंने ये अदालती कार्रवाई वगैरह जो है ना वहाँ पे स्टे लिया हुआ या वो चीजें की हुई हैं, जिस पे सारा वहाँ कहका पड़ा सारी चीजें। तो उस पर उन्होंने कहा जनाब कि आप उनसे बातचीत करें कि उनके कंसर्न्स हैं तो उनको भी एड्रेस करें, उनके AKD साहब की अगर कोई इस तरह की चीजें हैं। लेकिन 13 साल से पता ये चला कि उन्होंने इनको वो अदालती कार्रवाई के जरिए नहीं होने दिया। अच्छा। वो इनको कहानी डाल के PTA के चेयरमैन चले गए, कहानी खत्म नहीं हुई यहाँ पे। जरा देखने कमेटीज को, उस पे जिस पे सेनेटर चुप रहे, हालांकि उन्हें बोलना चाहिए था, उनको दोबारा बुलाना चाहिए था। एक और साहब आ गए वहां पर, ऑलरेडी मौजूद थे मीटिंग में, वो भी बोल्ड आदमी थे, बहादुर आदमी थे, बल्कि उनको कहा उन पलवशा साहब ने वक्त शहादत है बोले, मतलब शहादत के लिए वो बेचारे सरकारी अफसर, सेनेटर को जरूरत नहीं हो रही जिनके पास लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी है, आपको तो कोई कुछ नहीं कह सकता ना। खैर वो मजाक में कहा होगा। उन्होंने फिर ये बताया, उन्होंने जनाब आपको गलत ब्रीफ किया जा रहा है, इस पे कोई स्टे नहीं है। और ये प्राइम मिनिस्टर हाउस तक बताया हुआ इन्होंने कि 13 साल से स्पेक्ट्रम की जो ऑक्शन नहीं हो रही, जैसे इंटरनेट के प्रॉब्लम आ रहे हैं, वजीर आजम साहब को मीटिंग ले चुके हैं, अटारनी तक उनको भी ये कहानी डाली हुई है। हालांकि उस पर उन्होंने कहा सेनेटर्स ने, अटारनी जनरल हैं, आपके जो वजीर कानून है, आप एडवोकेट जनरल हैं, उनको कहीं अदालतों में जाएं और स्टे वगैरह खारिज करें, क्लियर करें। उसने कहा भाई साहब कोई स्टे नहीं है, वो बता के गए कमेटी को स्टे चल रहे हैं। अच्छा, वो बता के और चले गए, वो तो चले गए सरकारी अफसरान जो थे। अच्छा। उस बंदे ने बताया जो लीगल साइड में है, मुझे नाम उनका नहीं याद आ रहा, उसने कहा सर अदालतों में केसेस हैं, स्टे कोई नहीं, अदालतों ने रोका नहीं है, ये करना चाहते तो कर सकते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ये लोग जो है PTA हो, मिनिस्ट्री हो, ये मिले हुए हैं कि हर जगह ये बताते हैं कि स्टे हुआ, स्टे का सुनते अगले चुप हो जाते हैं, वो हुकूमत भी चुप हो जाती है, वजीर आजम भी हो जाते हैं और आपकी कमेटी भी हो जाती है। उसने कहा स्टे नहीं है, अदालत ने इनको रोका नहीं, स्पेक्ट्रम की
कराएं, जाएं ऑक्शन करवाएं। बहरहाल उस पर उन्होंने कहा जनाब के दोबारा उन्होंने बुलवा लिया है कि जनाब के उनको बुलवाएं। एक दफा ये भी बात हुई कि उनको अकील करीम ढेटी साहब को भी बुला लिया जाए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेने में हर्ज नहीं है। खैर ये तो एक चीज थी। दूसरी चीज जो थी, इस पे आ जाते हैं 6.5 बिलियन रुपीस पे जाज पे जो बात हुई है, उन्होंने कहा जनाब ये ऑडिट रिपोर्ट थी और इसके ऑब्जर्वेशंस हैं, इसमें ये पूरी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। अच्छा। इस पे अभी हमारे DAC होते, डिपार्टमेंट अकाउंट्स कमेटी का होता है, वहां बैठते होते हैं, रिकंसिलिएशन होते हैं, उनके ऑडिट पह रहे हैं और ऑब्जर्वेशंस हैं, बहुत सारी सेटल हो जाती हैं, यहाँ पे सेटल हो जाती है, DAC में कुछ नहीं होती तो PSC में होती हैं, तो वहां पे हो जाती हैं। और उन्होंने कहा जनाब हमने एक जो अच्छी बात की जो मुझे भी समझ में, आरिफ साहब थे उनके DG साहब, उन्होंने कहा वह सेक्टर है टेलीकॉम का जिसमें हमने कार्टेलाइजेशन नहीं होने दी। सीमेंट में हुई है, शुगर में हुई है, फर्टिलाइजर में हुई है, सब जगहों पे हुई है। यहाँ पे हमने कंपनीज को वो कर दिया, एक दूसरे से compete करती हैं प्राइस पे। ये मतलब प्राइस को वो नहीं कर देते, इकट्ठे बैठ के तय नहीं करते जैसे शुगर वाले कर रहे हैं। कार्टेलाइजेशन को माफिया कहा जाता है, हमने इनको माफिया नहीं बनने दिया, वो हमने किया। और दूसरा हम इनको रेगुलेट करते हैं, इनके आपस में प्राइस कंपटीशन रहता है। लिहाजा उन्होंने कहा ये चीजें जो है ना ये नहीं। खैर उसमें लंबी बात हुई तो उनका कहने का मतलब यही था कि ये वाली कि इस पे ये ऑब्जर्वेशन हैं, अभी इन पे पूरी की पक्की रिपोर्ट नहीं है 6.5 बिलियन रुपीस। लेकिन एक और बड़ा सवाल अहम उठा, यूफोन जो है जिसको इन्होंने प्राइवेटाइज किया था वो घाटे में जा रही है। अंदाजा करें 74% शेयर हुकूमत के हैं। यूफोन को इन्होंने प्राइवेटाइज किया था, उसकी सर्विसेज वाइज सारी चीजें वाइज जो है, सर्विसेज का बड़ा वो सवाल उठा इस पे कि इसका म्यार कम है, इसकी क्वालिटी पुअर है, G3 पे चल रहा है, G4 को तो बता दे स्पेक्ट्रम होगा तो कुछ कोई आपको स्पीड वगैरह मिलेगी। स्पेक्ट्रम की नीलामी तक क्वालिटी का मसला रहेगा, वो नहीं रहेगा। तो माशाल्लाह 13 साल से भुगत रहे हैं, अगले 13 साल ये भुगते रहेंगे हम, क्योंकि उनकी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं लग रही थी, कोई PTI के ना जनरल साहब की लग रही थी ना PT के अफसर। वो तो एक ही कहानी सुना के गायब हो गए, अदालतों में आए और स्टे की कहानी सुनी, जो उन्होंने एक और साहब ने उनको रिबट किया कि ऐसी कोई बात नहीं। खैर ये यहाँ पे, लेकिन ये सवाल जरूर है कि यूफोन घाटे में क्यों जा रहा है। जाज भी फायदे में जा रहा है, बाकी कंपनियां भी जा रही हैं, जोंग भी जा रहा है, बाकी टेलीनॉर वगैरह वटेवर जो भी है, सिर्फ यूफोन है। यूफोन क्योंकि उसमें हुकूमती शेयर है 74%। तो क्या जानबूझ के उसको घाटे में दिखाया जा रहा है, ये क्या चक्कर है इसका? दैट्स अ मिस्ट्री कि यूफोन क्यों घाटे में है। सो ये इस मीटिंग के कुछ और भी चीजें थी, अगर आपका टाइम नहीं खत्म हो गया, अभी मैंने उधर भी जाना है प्राइवेटाइजेशन कमेटी में, 2 घंटे वहां पे फरूक सितार साहब जो मौजूद थे और सेक्रेटरी वहां पे आए हुए थे निजकारी के, वहां पे हमाद शमीमी साहब वेरी काबिल अफसर हैं, बड़े जिम्मेदार अफसर हैं, अभी वहां पे जाकर निजकारी में लगे हैं। तो उनकी बड़ी मेहनत थी, तैयारी थी। उन्होंने भी कोई ब्रीफ किया कि PIA को हम अक्टूबर तक बिडिंग के लिए पेश कर देंगे। सो हमाद शमीम साहब ने भी कुछ उनको ब्रीफ किया। फौजी फर्टिलाइजर पे भी सवालात उठे, वो भी PIA खरीदने पे गई हुई है। अच्छा, इस पे तो हम आपसे तफसीली बात करेंगे कि फौजी फर्टिलाइजर पे उन्होंने अली असगर खान साहब जो है उन्होंने खास एतराजात उठाए कि भाई साहब ये फौजी फर्टिलाइजर इसमें कैसे आ गई है, और फिर जो उन्होंने उनके बेनिफिट और उनके लेवरेज और उनके एडवांटेजेस बयान किए, वो मेरा ख्याल कल तक रख लेते हैं। इसके बाद हमाद शमीमी साहब ने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी वहाँ पे PIA पे स्पेशली, जो अक्टूबर तक वो कह रहे हैं हम इसको नहीं, इस पे तो एक अलग से सेगमेंट बनता है PIA की निजकारी के हवाले से। नाजरीन आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।